डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, नई ऊर्जा, नए जोश और अपनापन के साथ 2026 में फिर मिलेंगे। मन की बात में स्वदेशी पर दिया जोर। कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फहराया कांग्रेस का झंडा। सोनिया राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सरकार में खतरे में है जंगल, जल और जमीन। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में समझौता। बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बची 20 सीटों के लिए भी प्लान तैयार। देवघर में औचक निरीक्षण में संतुष्ट दिखे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कहा स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का है फोकस, बनेगा संथाल का हेल्थ हब। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 45 साल पुरानी चिमनी चंद सेकंडों में ध्वस्त। 22 किलो बारूद में गिरी 150 फीट ऊंची चिमनी, दूर तक गूंजी आवाज, आसमान में दिखा धूल का गुबार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। ये दौरा 3 दिवसीय है। वो 30 दिसंबर 2025 तक झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जिसे लेकर राजधानी रांची में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस क्रम में रांची जोनल आईजी मनोज कौशिक, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों एवं जवानों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार इस ब्रीफिंग में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंपी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 129वां एपिसोड को संबोधित किया। ये साल का अंतिम एपिसोड है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर स्पेस, नारी शक्ति और खेल में भारत की चुनौतियों की बात की। साथ ही उन्होंने कश्मीर के ग्लोरी की बात की। उन्होंने आने वाले साल के लिए भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। मन की बात के 129वें एडिशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस साल वाराणसी में काशी तमिल समागमन के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया। तमिल सीखें, तमिल कराकलम थीम के तहत वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में खास कैंपेन चलाएं। तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। मुझे खुशी है कि आज देश के दूसरे हिस्से में भी युवाओं और बच्चों में तमिल भाषा के प्रति एक नया अट्रैक्शन दिख रहा है। यही भाषा है ताकत, यही भारत की एकता है। साथियों, देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हुआ। अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं। आप सुनिए और अंदाजा लगाइए, तमिल बोलने की कोशिश कर रहे ये बच्चे कहाँ के हैं। वणक्कम, भारत அரசாங்கத்தால் ஓரே பாரதம் உன்னத பாரதம் ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮம் 4 ತಮಿಳ್ ಕರ್ಪೋಮ್ ನಾನು ரொம்ப ಕಾರ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ इंट्रोडक्शन काशियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिंस इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वणक्कम। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, तमिल भाषा में इतनी सहजता से अपनी बात रखने वाले ये बच्चे काशी के हैं, वाराणसी के हैं। इनकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन तमिल भाषा के प्रति लगाव ने इन्हें तमिल सीखने के लिए प्रेरित किया है। साथियों, तमिल भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। मैंने मन की बात में काशी तमिल संगमम में भाग लेने का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि आज देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों और युवाओं के बीच तमिल भाषा को लेकर नया आकर्षण दिख रहा है। यही भाषा की ताकत है, यही भारत की एकता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन में अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खड़गे ने कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने महिलाओं, गरीबों और समाज के सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ लाया। कांग्रेस का 1931 का कराची प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की नींव बना, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस देश में लोकतंत्र अभी खतरे में है। 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेसजनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आजादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आजादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था, वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के जन्म दिवस पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन पीसी कॉलोनी कंकड़बाग स्थित सेक्टर ए पार्क संख्या 31 में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गांव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण, अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। सीएम ने साफ कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना ही सरकार की प्राथमिकता है। बीट पुलिसिंग के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए। चौकीदार गांव की सामाजिक संरचना और स्थानीय हालात से भली भांति जानते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से अपराध की रोकथाम, समय पर सूचना और त्वरित कार्यवाही संभव होगी। सीएम ने बीट पुलिस के आरक्षियों और दरोगाओं को निर्देश दिया कि वे गांव में नियमित संवाद, जनसंपर्क और भरोसे का माहौल बनाएं ताकि कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हो। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है और
उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया। और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। संथाल परगना की राजधानी कहे जाने वाले देवघर को राज्य सरकार ने इस साल में एक मजबूत स्वास्थ्य हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। एम्स देवघर से लेकर जिले के सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को देवघर सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधारों को लेकर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, महिला एवं प्रसूति विभाग, दवा काउंटर और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर इलाज, दवाओं और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सदर अस्पताल में पहले की तुलना में काफी सुधार देखने को मिल रहा है, जो सकारात्मक संदेश है। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह कुल 230 सीटों पर 207 सीटों पर समझौता हो गया है। बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। मैनपुरी के करहल पहुंचे सांसद आदित्य यादव अंकुर का जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। पूर्व डीसीवी चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार यादव के यहां सांसद आदित्य यादव चाय पार्टी का वादा निभाने पहुंचे थे। सांसद आदित्य यादव अंकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार इंसानियत के लिए बेहद ही निंदनीय है। सरकार दोहरे चरित्र की करती है बात, सहायता करके कुछ निर्णय भी लेने चाहिए। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, ये आगे भी चलती रहेगी और मेलजोल भी होता रहेगा। सपा निमंत्रण देती है, सपा में आए हम पीडीए के लोग हैं, हर समाज को साथ लेकर चलते हैं। कब सीरप कांड की पूरी कथा सपा ने मुखर होकर सबके सामने रखा। सरकार को आरोपियों को बचाने का नहीं बल्कि कार्यवाही करनी चाहिए थी।
जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी मकान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को 10 नंबर रोड स्थित सरकारी आवास से स्थानांतरित कर हार्डिंग रोड में मकान आवंटित किया गया है, लेकिन वे अब भी पुराना मकान खाली करने को तैयार नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग अक्षम्य है और नियमों के अनुसार सरकारी मकान खाली किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के पास कई निजी मकान हैं जहां वे रह सकते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकारी भवन को खाली करना भवन निर्माण विभाग का प्रथम आदेश है। यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो उसे राजनीतिक रूप से अनैतिक माना जाएगा। नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी को सरकारी मकान तुरंत खाली कर अपने निजी आवास में रहना चाहिए। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया, लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है, तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। उल्हासनगर में महायुति के सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, शिवसेना और टीओके के नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। शिवसेना ने टीओके के साथ गठबंधन किया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। शिवसेना या बीजेपी के शहर प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के पास 55 नगर सेवकों का समर्थन है और वो बीजेपी को 23 सीटें देने को तैयार हैं। दूसरी ओर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रदीप रामचंदनानी ने कहा कि अगर शिवसेना गठबंधन करना चाहती है तो सीट बंटवारे पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। उल्हासनगर महापालिका में कुल 78 सीटें हैं। वर्तमान में शिवसेना टीओके साई युति के पास 58 नगर सेवकों का समर्थन है, जबकि भाजपा के पास 4 नगर सेवक हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। औद्योगिक शहर खोपोली में शिवसेना की नवनिर्वाचित पार्षद के पति मंगेश कालोखे की दिन दहाड़े निर्मम से हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 से 4 हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने कुछ ही पलों में हमला कर फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के अनुसार मंगेश कालोखे सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद 2 पहिया वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से ताक में बैठे हमलावरों ने अचानक रास्ता रोक लिया। एक काले रंग की 4 पहिया गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और उसी पल हमला शुरू कर दिया। गाड़ी से उतरे 3 से 4 बदमाशों के हाथों में तेज धार वाले हथियार थे। किसी को संभलने का मौका तब तक नहीं मिला, ताबड़तोड़ वार किए गए और मंगेश कालोखे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। कुछ सेकंड की इस हैवानियत ने आसपास मौजूद लोगों को सन्न कर दिया है। जमुई में नक्सलियों की गतिविधि में भारी गिरावट आ चुकी है और माना जा रहा है कि जमुई जिले में नक्सलियों का सूपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में जमुई के चरखा पत्थर थाना क्षेत्र में बड़ी सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह वही नक्सली है जिसका हाथ पूर्व में झाझा स्टेशन पर हुए हथियार लूटकांड में था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नक्सली लखन यादव चिल्काखार गांव का रहने वाला था और फिलहाल ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन यापन करता था। घटना की सूचना के बाद जमुई पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई। इस मामले में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व नक्सली कमांडर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर साक्ष्य और सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के लोटी स्कूल परिसर में स्थित 45 साल पुरानी लगभग 36 फीट चौड़ी और 150 फीट ऊंची फ्लोर मिल की चिमनी को 22 किलो बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। इस काम के लिए देश के जाने माने विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सरवटे को बुलाया गया था, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शरद सरवटे ने बताया कि चिमनी को ध्वस्त करने के लिए करीब 22 किलोग्राम बारूद और 150 से अधिक हॉल बनाए गए। चिमनी को इस तरह से ब्लास्ट किया गया कि उसका मलबा केवल मैदान में ही गिरे। 8 लोगों की टीम द्वारा ड्रिलिंग का काम किया गया। जेसीबी मशीन की सहायता से चिमनी के निचले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा खाली किया गया ताकि विस्फोट के दौरान संतुलन पूरी तरह नियंत्रित रहे। लोटी कॉलेज के पास स्थित यह चिमनी पूर्व में संचालित मिल रही है। यह चिमनी काफी पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में था और दुर्घटना का कारण बन सकती थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।